हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेड 1 to 5 सीडीपी का सेशन है। ठीक है, तो मैंने सेट 6 तक वीडियो अपलोड कर दिया था सीडीपी का। तो आज का जो सेट है वो सेट 7 है। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा और पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम, कमी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र या कमी, सामाजिक सहयोग या वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार या सुधार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक सहयोग और वृद्धि। जैसे सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थी की उपलब्धियों में वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए समाज के बिना बालकों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक सहयोग से बालक केवल कौशल क्षमता ही प्राप्त नहीं करता, अपितु इनके माध्यम से विभिन्न गुण जैसे कि आत्मनिर्भरता, परस्पर सहयोग, परोपकार एवं नैतिकता आदि का उसका उनमें विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनिवार्य विशेष शिक्षा। ठीक है, यानी कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में अनिवार्य विशेष शिक्षा के प्रावधान को NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बढ़ावा क्या नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा होता है। तो डिस्लेक्सिया जो होता है मुख्य रूप से पढ़ना यानी कि पढ़ना से जुड़ा होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं ना, इसमें अक्षरों का विभेद नहीं कर पाते हैं, डी को डी में बदल देते हैं, इसलिए इसमें बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, और वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं। यानी बालक में मौलिकता के गुण के विषय में उसके सृजनशीलता का गुण होना चाहिए, आवश्यक होता है। बालक की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, क्योंकि बालक जो होता है ना, विकास की प्रक्रिया में आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है बालक में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, मौलिकता के गुण के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, यानी कि जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक होती है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छी लड़की लड़का लड़का अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। बच्चे पढ़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, निदान एवं उपचार के निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि जिसके मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ने वाले दबाव यानी पढ़ने को कम करना, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना एवं छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग आदि है। जबकि विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने का क्या होना चाहिए, छूट देना है। इसका उद्देश्य क्या होता है, नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशन व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। यानी यदि एक 5 वर्षीय बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थापित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, तो ऐसी स्थिति में पियाजे के अनुसार लड़की में प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, उसमें अभाव पाया जाता है। प्रतिवर्ती सोच लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तर्क करने की क्षमता रखती है और प्रतिवर्ती विचार के अभाव में व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक नया विषय पढ़ना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। बच्चे पहले क्या जानते हैं? सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वाक्षाएँ या विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं केवल एक। ऑप्शन नंबर 2 में है 1 और 2, 3 में है 1 2 3, 4 में है 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4, यानी चारों, यानी कि 4 नंबर में चारों स्टेटमेंट सही है। बच्चे पहले से क्या जानते हैं? ये चीज़, समान भ्रांतियाँ या विषय सीखने के लिए पूर्व इच्छाएँ या विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, यानी ये चारों जो है एक शिक्षक को ये जानना चाहिए नया विषय पढ़ाने से पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। विलंबित नकल, आत्मकेंद्रिता, अधिसंज्ञान या औचित्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधिसंज्ञान। यानी विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी द्वारा इस बात पर विचार करना है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की, तो इस क्रम में वह अधिक संज्ञान का विकास कर रहा है। समानतः अधिसंज्ञान का अर्थ क्या होता है? संज्ञान के बारे में संज्ञान, यानी सोच के बारे में सोच और किसी व्यक्ति की जागरूकता के बारे में जागरूक विकसित करना। सो ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए या उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए या लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाने जाने चाहिए? ये उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण कैसे होना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से उन्हें अक्षर ज्ञान सिखाना और लिखने और सिखाने से कुछ बच्चों के चित्र बनवाने जाने चाहिए। ये उपरोक्त 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये अभी कथन दिए हैं कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए और तर्क में दिया है लड़कियों में गणित को समझने की अनुवांशिक क्षमता नहीं होती। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ए और आर दोनों गलत है। कैसे? गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कथन है। लड़कियों में गणित को समझने की अनुवांशिक क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता या संक्षमता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आत्मसातीकरण। नहीं, जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इनको आत्मसातीकरण कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो इसका अर्थ है कि वह एक क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बहुआयामी बुद्धि वाला वो क्या है? छात्र है। बहुआयामी बुद्धि वाला शैक्षिक और शिक्षिक सहभागी गतिविधियों दोनों में बेहतर प्रदर्शन करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, या आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, या आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बालकों के में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर या बैडगोस्सी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे, यानी कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इनका कहना था कि विकास का जो सिद्धांत है, तो कि इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञानात्मक विकास का नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर बल देता है? पारस्परिक क्रियाओं, पुरस्कार और दंड, अनुवांशिकता या अनमन्य या अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पारस्परिक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है प्रगतिशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सृजनशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, या सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, या केवल अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराना। ये समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि एकीकरण के सिद्धांत में क्या करता है, एक बालक जो है पूरे हाथ को, फिर उंगली को और फिर हाथ और उंगली को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें किस सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत होता है बालक विकास के संबंध में? एकीकरण का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? शैशव अवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक एवं तार्किक सोच प्रारंभ हो जाता है। अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण एवं संरक्षण कर पाता है। और अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना सीख जाता है या करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण एवं संरक्षण कर पाता है। ये सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, या ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय एक शिक्षक को ही करना चाहिए कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार को क्या करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर यानी ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर यानी ग्रेड में पदोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, या शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर यानी ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल सही आंसर है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य हैं, सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता सुनिश्चित करेगी, या उचित सरकारी उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उचित सरकारी उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की
पूर्ण शिक्षा को क्या करें, पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। यहाँ पे जो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जो है, में अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है सरकार जो है ना क्या करेगी, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 14 से 16 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता वाले प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता, मानसिक शक्तियों से, स्कूल की उपलब्धियों से, शारीरिक संगठन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानसिक शक्तियों से। ठीक है, इसका आंसर होगा इसमें क्या, मानसिक शक्तियों से। तो यानी कि किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध किससे होता है, मानसिक शक्तियों से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में बच्चे नियम एवं व्याख्या के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं? आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, 2 कैसे, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में, यानी कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता चरण में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की स्तुति की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है, इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यानी शिक्षण के संपूर्ण उपागम से तात्पर्य यह है कि बालकों का संपूर्ण विकास हो। इसके अंतर्गत शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास को शामिल करना है और इस प्रकार यह शिक्षण को सार्थक दिशा देता है और निर्देश प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहिए, वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या अमूर्त संख्यात्मक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक सिद्धांत। यानी कि आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। तो यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक सिद्धांत है। यानी ये किसका है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, पारंपरिक चरण में है। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता के अगाध श्रद्धा होती है? सामाजिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व या राजनीतिक व्यक्तित्व? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक व्यक्तित्व। ठीक है, यानी सामाजिक व्यक्तित्व का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है और उन्हें सत्य और मानवता के अगाध श्रद्धा होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने समाज के संबंध में ज्ञान, रहने के लिए कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखता है? आसपास पड़ोस या धर्म या स्कूल या समकक्ष समूह? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 1 और 3, 1 और 4, 1, 2, 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। आस पड़ोस, धर्म, स्कूल और समकक्ष समूह, यानी बच्चे अपने समाज के संबंध में ज्ञान, रहने के लिए कौशल, मूल्य, रीतियाँ इन सभी सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? लेवास्क्यू के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार, निवास वृत्तियाँ पैदा करती है या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी या बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निरूपित करेगी या अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अधिगम के लिए प्राण या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत के रूप में क्या, क्यों, कैसे जैसे इशारे को का निर्णय करती है। तो लेवास्क्यू के अनुसार
सिद्धांत का जो है ना अध्यापका का यह योजना अधिगम के लिए पहाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। इस सेशन को जरूर देखिएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। ऐसे ही वीडियो फिर मैं लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।